हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का लक्ष्य तो एक ही है और आपको पता चल गया होगा अभी तक। दैट इज़ टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। और इस फियर को भगाने के लिए हम लोग करेंगे खूब सारा मेहनत, क्योंकि मेहनत और एफर्ट्स के बल पर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और फिर जब आपको पता चल रहा है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो ही रहा है, तो फिर डरने की क्या बात है। दोस्तों, इसी मेहनत की श्रृंखला में फ़िलहाल हम लोग ज्योग्राफी रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन। दोस्तों, मेरा नाम है आनंद मोहन और मैंने अभी तक यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं। तीनों बार में ही मेरा प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो गया, जिस कारण से मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं अन्य लोगों की सहायता करूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नेचुरल वेजिटेशन और इसके ऊपर सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट ब्लैक सॉइल्स इन इंडिया। तो आपको ब्लैक सॉइल्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये बना है हमारा डेक्कन प्लेटू में। ये पाया जाता है डेक्कन प्लेटू रीजन में, ये पाया जाता है और इसमें होता है बसाल्ट। इसमें उगाया जाता है आपका कॉटन। इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर क्लेई होता है और क्ले और सिल्ट होता है इसमें। सैंड की मात्रा इसमें कम ही होती है और ये एक इम्परमिएबल लेयर बना देता है, जिससे कि पानी नीचे जाती है, एक लेयर से ज़्यादा नीचे तक पेनिट्रेट नहीं करती है और पानी इसी में रहती है। ये सेल्फ फ्लोइंग नेचर का होता है दोस्तों। ठीक है, गर्मियों में इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है, जिससे कि ये वेल एरेटेड हो जाता है। तो ये सब है आपका ब्लैक सॉइल्स इन इंडिया। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि ब्लैक सॉइल ओनली फाउंड इन मध्य प्रदेश एंड गुजरात। आपको पता है कि ब्लैक सॉइल सिर्फ एमपी और गुजरात में तो नहीं पाया जाता है, ये डेक्कन प्लेटू में पाया जाता है, जिसमें कि महाराष्ट्र का भी कुछ पार्ट है, ऑब्वियसली एमपी और गुजरात में भी है, साथ के साथ आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है ये। ठीक है, इवन तमिलनाडु तक थोड़ा सा ब्लैक सॉइल का रीजन एक्सटेंड करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फिर देखिए, द ब्लैक सॉइल्स आर जनरली क्लेई, डीप एंड इम्परमिएबल। ये मैंने आपको बताया कि ये जनरली क्लेई होते हैं, इसमें सैंड और सिल्ट की मात्रा कम होती है, ज़्यादा मात्रा क्ले की होती है। ठीक है, और ये डीप एंड इम्परमिएबल होता है। इसमें जो है पानी रिसता है लेकिन बहुत नीचे तक नहीं जाता है, यानी वाटर लॉस यहाँ से बहुत कम होता है दोस्तों। तो सेकेंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। फिर देख बोल रहा है द ब्लैक सॉइल्स आर मोर सुटेबल फॉर ट्री क्रॉप्स कैजू नट्स। तो दोस्तों, कैजू नट्स के लिए आपको ब्लैक सॉइल नहीं, कैजू नट्स के लिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं लेटेराइट सॉइल्स। ब्लैक सॉइल पर हम लोग मेनली उगाते हैं कॉटन। फिर देखिए, ब्लैक सॉइल्स आर रिच इन नाइट्रोजन, पोटास, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिना। तो दोस्तों, ब्लैक सॉइल जो है वो उसमें पोटास की मात्रा नहीं होती है दोस्तों इतनी ज़्यादा, लेकिन पोटास की चलो मात्रा होती है, लेकिन रिच नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा दोस्तों एक बात याद रखिएगा, इंडियन किसी भी सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है, एक्सेप्ट जो आपकी मैनग्रोव वाली सॉइल्स है। मैनग्रोव के रीजन में जो सॉइल है वहाँ पर आपको नाइट्रोजन मिलेगा, बट और किसी भी सॉइल में नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। ठीक है, बाकी मैग्नीशिया एल्यूमिनिया इसमें पाया जाता है, पोटास भी पाया जाता है, बट इसको बहुत ज़्यादा रिच नहीं बोला जा सकता पोटास में। एनीवेज, क्वेश्चन 1 का बी इज द राइट आंसर। सो देख लीजिए, आइए स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेटेराइट सॉइल्स इन इंडिया। तो लेटेराइट जो सॉइल है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि लेटेराइट सॉइल किसको बोलते हैं। लेटेराइट सॉइल्स आर मोर सुटेबल फॉर कैजू कैजू कट्स नहीं, कैजू नट्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ऊपर में ही मैंने बताया कि लेटेराइट सॉइल में कैजू नट्स उगाए जाते हैं। फिर देखिए देखिए ये कहाँ पर होता है, आपका गोवा में। ठीक है, गोवा में एक शराब बनाई जाती है, इसको बोलते हैं गोवा फेनी, और ये शराब काजू से ही बनाई जाती है। तो काफ़ी लोग गोवा में जाते हैं ये फेनी पीने के लिए, हालांकि इसका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। अच्छा,
ऐसा बता करके शायद मैंने कुछ रहस्य उद्घाटन कर दिया है आप लोगों के बीच में, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। लैटराइट सॉइल्स आर वाइडली कट एज ब्रिक्स फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों लैटराइट सॉइल्स को एक्चुअली हम लोग ब्रिक सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, लैटराइट सॉइल बनता कैसे ये समझ लीजिए। लैटराइट सॉइल बनता है बहुत ज़्यादा एक्सेस रेनफॉल प्लस एक्सेस हीट के कारण, इसके कॉम्बिनेशन से बनता है लेटराइट सॉइल, ठीक है। एनीवेज, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये इसको ब्रिक सॉइल बोला ही जाता है, तो इससे ब्रिक तो बनेगा ही। फिर देखिए, दे आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। ऑब्वियसली दोस्तों जब एक्सेस रेनफॉल के कारण क्या होती है, उसकी सारी ऑर्गेनिक मैटर, तो वैसे भी इंडिया के की बहुत कम ही सॉइल्स में ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन पाया जाता है, बाकी सारा भी जो है लीच आउट हो जाता है दोस्तों, फॉस्फोरस कैल्शियम सब कुछ उसमें से क्या हो जाता है, लीच आउट हो जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट, ठीक है। हाँ, ठीक है। लैटराइट सॉइल्स दोस्तों होता है हल्का रेड कलर का, ठीक है। तो रेड कलर से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है, कि इसमें आयरन की मात्रा तो होती है, ठीक है। आयरन और पोटास इसमें बचा रह जाता है, बाकी सब कुछ इसका लीच आउट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। 2 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इन सॉइल्स को हम लोग को अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर अवेलेबिलिटी इन इंडिया। तो असेंडिंग ऑर्डर में यानी सबसे पहले जो सॉइल सबसे कम पाया जाता है उससे लेकर के जो सॉइल सबसे ज़्यादा पाया जाता है उस तक हम लोग को पहुंचना है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा कौन सा सॉइल पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है एलुवियल सॉइल, ठीक है। अलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा जब पाया जाता है, ये लगभग लैंड एरिया का 40% एलुवियल सॉइल ही कवर कर लेता है दोस्तों, ठीक है। एलुवियल सॉइल के बाद जो सॉइल पाया जाता है वो है रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल नंबर 2 पे हो गया। रेड एंड येलो सॉइल के बाद जो सॉइल पाया जाता है दोस्तों वो है आपका ब्लैक सॉइल। देखिए रेड एंड येलो सॉइल और ब्लैक सॉइल लगभग इक्वल ही है, लेकिन रेड एंड येलो सॉइल थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। ये 40% है, ये लगभग 20% है, ये लगभग 15% होगा, ठीक है। और उसके बाद आपका पाया जाता है लेटराइट सॉइल, ठीक है। ये लेटराइट सॉइल लगभग 4%, 5% ऐसे ही कुछ होता है इसका, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा है एलुवियल सॉइल, फिर है रेड एंड येलो सॉइल, फिर है ब्लैक सॉइल, और फिर है आपका लेटराइट सॉइल। तो यही है एबेंडेंस का डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप हम लोग को सजाना है, ठीक है। तो 4, 3, 2, 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो थर्ड का ए हो जाएगा राइट आंसर, 4, 3, 2, 1। यहाँ सी बोल रहा है बट ये गलत है, ये मुझे लग रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया है, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया है, देखिए सी का मतलब 1, 2, 3, 4, तो ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया है, बट एनीवेज वी आर राइट। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रीजन्स फॉर द सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन के क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं, बहुत जनरल सा सवाल है दोस्तों। जैसे विंड सॉइल डिग्रेडेशन का रीजन हो सकता है, बिल्कुल विंड इरोजन कारण। वाटर भी हो सकता है, वाटर इरोजन कारण। हाई पॉपुलेशन, बिल्कुल जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना एग्रीकल्चर होगा, उतनी ही ह्यूमन एक्टिविटीज होंगी जो कि सॉइल को डिग्रेड करेंगे। डिफॉरेस्टेशन, इससे भी सॉइल डिग्रेडेशन हो सकता है। तो फोर्थ का डी इज द करेक्ट आंसर। आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग हियर, इसको देख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। पहला देखिए, सॉइल्स आर यूजुअली थिन और ऑन स्टीप स्लोप्स एंड थिक ओवर अपलैंड एरियाज। देखिए ये एक स्लोप है, ठीक है, और ये है एक फ्लैट एरिया। तो यहाँ पर जो भी सॉइल बनेगा दोस्तों, बारिश उसको क्या करेगी, बहा ले जाएगी। तो इस स्लोप के एरिया में क्या होगा, हमेशा सॉइल जो होगा वो थिन होगा, ठीक है। स्टीप स्लोप्स पर सॉइल की लेयर जो है वो थिन होगी, बट थिक होगी ओवर फ्लैट अपलैंड एरियाज। जो फ्लैट एरियाज है, यहाँ से जो सॉइल आएगा
यहाँ से इसको रेनफॉल बहुत ज़्यादा दूर तक बहा करके नहीं ले जा पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉइल की लेयर होगी वो होगी थिक, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। दूसरा देखिए, ट्रॉपिकल सॉइल्स सो सैलो प्रोफाइल्स देन सॉइल्स इन फ्रोजन टुंड्रा रीजन्स, ठीक है। आपको पता होगा कि सॉइल फॉर्मेशन एक फंक्शन है। सॉइल फॉर्मेशन इज ए फंक्शन ऑफ पेरेंट रॉक वेजिटेशन, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, और बाकी और भी चीज़ें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये टेम्परेचर है दोस्तों, हाई टेम्परेचर भी सॉइल प्रोफाइल को मैच्योर करने में हेल्प करता है। लो टेम्परेचर रीजन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेचर इंड्यूस्ड वेदरिंग और इरोजन भी नहीं होता है। तो जिस कारण से लो टेम्परेचर वाले एरियाज में सॉइल प्रोफाइल जल्दी मैच्योर नहीं कर पाती, लेकिन जो हाई टेम्परेचर एरियाज हैं वहाँ पर सॉइल प्रोफाइल जल्दी मैच्योर होती है। तो क्या ट्रॉपिकल सॉइल्स का सैलो प्रोफाइल होगा? नहीं दोस्तों, ट्रॉपिकल सॉइल्स का होगा मैच्योर प्रोफाइल देन द सॉइल्स इन द फ्रोजन टुंड्रा रीजन, क्योंकि फ्रोजन टुंड्रा रीजन में सॉइल की प्रोफाइल मैच्योर नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका है इनकरेक्ट। फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। क्वेश्चन 6 देखते दोस्तों। तो क्वेश्चन 6 कह रहा है विथ रेफरेंस टू रेड एंड येलो सॉइल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो रेड एंड येलो सॉइल्स के रिगार्डिंग हम लोगों को स्टेटमेंट्स पूछा जा रहा है। आपको पता है कि रेड एंड येलो सॉइल्स जो है वो सेकेंड मोस्ट एबंडेंट सॉइल है इंडिया की, ठीक है। एनीवेज, दे डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल। हमेशा याद रखिएगा कि रेड एंड येलो सॉइल एग्जिस्ट ऑन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, ठीक है, एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। फिर देखिए, द रेडिश कलर ऑफ द सॉइल इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन एंड व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म इट लुक्स येलो। ये परफेक्ट स्टेटमेंट है। जो रेड एंड येलो सॉइल है दोस्तों, वो रेड होता है प्रेजेंस ऑफ आयरन के कारण, ठीक है। और जब बारिश वगैरह के कारण या जब ये हाइड्रेटेड हो जाता है तो उसकी कलर चेंज हो जाती है येलो की तरफ, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है, और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा है। तो सिक्स्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7th देखते हैं। दे आर जनरली सैंडी इन स्ट्रक्चर, ठीक है। यहीं से आप ना अंदाज़ा लगाना शुरू कर दीजिए, इसको काट दीजिए और इसको काट दीजिए, ठीक है। एंड सेलाइन इन नेचर, अब आप जो है ए और बी पर ही रुक सकते हैं, ठीक है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर एंड एक्सेलरेटेड इवापोरेशन दे लैक मॉइस्चर एंड ह्यूमस। अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बी लग रहा है, ठीक है। इट इज़ कैरेक्टरिस्टिकली डेवलप्ड इन वेस्टर्न राजस्थान, अब पूरी तरीके से मुझे बी लग रहा है। दीज सॉइल्स आर पुअर एंड कंटेन लिटिल ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो 7th का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एरिड सॉइल। आपने देखा मैंने क्या किया, अब जैसे जैसे स्टेटमेंट आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे एलिमिनेट करते जा रहे हैं। देर आर जनरली सैंडी इन स्ट्रक्चर एंड सेलाइन इन नेचर, तो फुलेटराइट सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल यहीं पर हट गया, ठीक है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, अब ड्राई क्लाइमेट है तो ज़्यादातर चांस है कि बी ही होगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर एंड एक्सेलरेटेड इवापोरेशन दे लैक मॉइस्चर एंड ह्यूमस एंड इट इज़ कैरेक्टरिस्टिकली डेवलप्ड इन वेस्टर्न राजस्थान। राजस्थान में क्या मिलता है आपको? एरिड सॉइल मिलता है, ठीक है। तो 7th का राइट आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों हम लोग। विद द रेफरेंस टू सॉइल्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फाइंड आउट विच वन इज इनकरेक्ट। तो इंडियन सॉइल्स के रिगार्डिंग हम लोग को इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। द सॉइल्स ऑफ इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स इंडिया आर फाउंड बाय द डिटीरियोरेशन ऑफ रॉक्स इन सीटू। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन में जो सॉइल्स होते हैं वो इन सीटू सॉइल्स नहीं होते, वो होते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स। क्योंकि आपको पता है कि नदियां जो हैं दूर दूर से क्या लेकर के आती हैं? एलुवियम लेकर के आती हैं अपने साथ। वो वहीं पर जो रॉक प्रेजेंट है उसी के
उसी के वेदरिंग से वहाँ पर सॉइल नहीं बना है, ठीक है, उसके वेदरिंग से भी सॉइल बना होगा, लेकिन यहाँ दूर दूर से सॉइल्स लेकर के आती है नदियाँ, ठीक है। इन सीटू यानी उसी स्थान पर रहने वाले रॉक के डिटोरियोरेशन से ही सॉइल नहीं बना है इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन में, बल्कि सॉइल्स आया है नदियों के द्वारा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। दूसरा देखिए, द सॉइल्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स एंड विंड। आपको पता है कि जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं वो उतना डिपोजिशन का काम करती ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर होते हैं हार्ड रॉक्स, वहाँ पर होते हैं हार्ड रॉक्स, और वहाँ की नदियाँ जो होती हैं वो थोड़ी होती हैं वीक, कमज़ोर, ठीक है, उनमें साल भर बारिश भी नहीं होता है, ठीक है, कि वो इतना ज़्यादा डिपोजिशन का काम कर पाएँ। जो पेनिनसुलर प्लेन्स में जो सॉइल होता है वो क्रिएट होता है डिटीरियोरेशन ऑफ इन सीटू रॉक के कारण, ठीक है। तो आप इनको कह सकते हैं कि पेनिनसुलर प्लेन्स पर जो सॉइल होता है वो होता है सीडेंट्री सॉइल्स। सीडेंट्री आपको पता है ना, जो एक ही जगह रहता है, यानी वहीं का पत्थर वहीं पर मिट्टी बन गई, ठीक है, उसको बोलते हैं सीडेंट्री सॉइल्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू पर मिलेगा आपको सीडेंट्री सॉइल, और इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन में मिलेगा आपको ट्रांसपोर्टेड एलुवियम सॉइल। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके रॉन्ग है और इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा है, तो एट्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। तो देख लीजिए। आई क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अलुवियल सॉइल। तो अलुवियल सॉइल के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, दे आर बिगेस्ट सॉइल ग्रुप कवरिंग अबाउट 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया, दैट इज टोटली करेक्ट। इट हैज़ बीन डिस्कस्ड कि सबसे पहला जो सॉइल होता है वो होता है अलुवियल सॉइल, उसके बाद पे है आपका रेड एंड येलो, उसके बाद है आपका ब्लैक सॉइल, उसके बाद है लेटेराइट सॉइल। इसके बाद भी सॉइल है जैसे सैंडी सॉइल, एरिड सॉइल, सेलाइन सॉइल, ठीक है, मार्सी सॉइल्स, ये सब। अब ये सब आप समझ सकते हैं ना कि इसके बाद कितना कितना 1%, 2%, आधा परसेंट, ऐसा कुछ कुछ होगा उनका, ठीक है। तो एनीवेज, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर दिस इट हैज़ ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड ह्यूमस बट इट इज inadequate in potash। देखिए, none of the soils in India have adequate amount of nitrogen, this statement is totally wrong। ये मैंने आपको बता ही दिया कि इंडिया में किसी भी सॉइल में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन पाया ही नहीं जाता है, नहीं तो उतनी मात्रा में यूरिया की कंजम्पशन ही नहीं होती ना फिर, क्योंकि यूरिया के द्वारा हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। अलुवियल सॉइल पाया जाता है गंगा प्लेन में, गंगा प्लेन में कितना यूरिया खर्च होता है, आपको पता है कि यूरिया की प्राइस जब भी गवर्नमेंट बढ़ाती है तो किसान लोग काफ़ी सारा प्रोटेस्ट करते हैं। उसका रीज़न ही ये है कि नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है वहाँ के सॉइल में। फिर थर्ड स्टेटमेंट आप देखिए कि द अलुवियल सॉइल्स आर लोमियर एंड मोर क्लेई इन द लोअर एंड मिडिल गंगा प्लेन देन द ब्रह्मपुत्रा वैली, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। ये सही है, ये गलत है। तीसरा देखिए, इंडिया का मैं आपको मैप बना देता हूँ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ एलुवियल जो सॉइल है, या वैसे किसी भी सॉइल में 3 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। जब सैंड, सिल्ट और क्ले का प्रोपोर्शन जब बहुत बढ़िया रहता है, यानी प्रॉपर कॉम्बिनेशन रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोमी सॉइल। लेकिन सैंड की मात्रा अगर ज़्यादा रहती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सैंडी सॉइल, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, इधर से इधर तक आपका पूरा क्या है, अलुवियल सॉइल है। लेकिन जैसे जैसे वेस्ट टू ईस्ट आप जा रहे हैं, ये हो गया आपका वेस्ट और ये हो गया ईस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट आप जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे सैंड की मात्रा घटते जाती है, यानी शुरू में इधर साइड तो आपको क्या मिलेगा, सैंडी सॉइल मिलेगा, ठीक है। और जैसे जैसे ईस्ट की तरफ आप जाते जाएंगे तो आपको क्लेई एंड लोमी सॉइल मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सिल्ट और क्ले की मात्रा फिर धीरे धीरे बढ़ने लगती है और सैंड की मात्रा घटने लगती है, समझ गए। तो इसलिए ये बात, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है कि अलुवियल सॉइल्स आर लोमियर एंड मोर क्ले इन द लोअर एंड मिडिल गंगा प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्रा वैली। मतलब इस रीजन में जो है आपका सॉइल जो है वो ज़्यादा क्लेई और लोमी है, लेकिन इस वाले रीजन में जो अलुवियल सॉइल है वो आपका मोर सैंडी है। इधर हो गया सैंडी और इधर हो गया लोमी एंड क्लेई,
लोमी किसको बोलते हो आप समझ गए हैं? लोमी जहाँ पर सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों एकदम अच्छे प्रोपोर्शन में रहता है, प्रॉपर, मतलब किसी एक की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। ठीक है, तो नाइन्थ का सी इज ऑल्सो करेक्ट। तो अब यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, 1 and 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। देख लीजिए। आई क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं दोस्तों। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दुआर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो दुआर्स क्या है? दे आर द एलुवियल फ्लड प्लेन्स इन द आउटर फुट हिल्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट एक्चुअली आपका करेक्ट है, दुआर्स इन्हीं को बोलते हैं। दो कीवर्ड है, दून्स और दूसरा है दुआर्स। ठीक है, अगर वैसे तो मैं आपको इनका डिफरेंस यहीं पर बता सकता हूँ, बट आप क्या कीजिए, ये आपके लिए एक टास्क हो गया। ठीक है, इसको इसको आप कमेंट में मुझे बताइए कि दून्स और दुआर्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज या क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, कमेंट में डिटेल्ड कमेंट लिखिएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड देखते हैं। द दुआर्स हैव थिन सॉइल कवर विथ हाई इनऑर्गेनिक कंटेंट सुटेबल फॉर वॉलनट कल्टीवेशन। तो दोस्तों दुआर वाले रीजन में वॉलनट कल्टीवेशन नहीं होता है, दुआर वाले रीजन में होता है आपका टी कल्टीवेशन। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। जैसे ही मैंने टी कल्टीवेशन बोला, तो अब आप ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन में भी एग्जैक्टली आप बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर दुआर पाया जा रहा होगा। ठीक है, ये आपका दार्जिलिंग के आसपास दुआर पाया जाएगा क्योंकि दार्जिलिंग टी फेमस है, एंड इसी तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो 10th का स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11th देखते हैं दोस्तों। These cool temperate western margins are under the permanent influence of the westerlies all around the year। क्या आप यहीं पर इसका करेक्ट आंसर नहीं मार सकते हैं? अगर आप यहीं पर इतने स्टेटमेंट पढ़ते के साथ ही इसका करेक्ट आंसर मार सकते हैं तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। फिर देखिए, बाकी समर्स आर नेवर वेरी वार्म हियर, क्योंकि यहाँ पर सालों भर क्या हो रही है? बारिश हो रही है, तो समर बहुत ज़्यादा वार्म कैसे होगा? द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ दिस क्लाइमेटिक टाइप इज डेसिडुअस फॉरेस्ट लाइक ओक, एम, एस, बर्च, बीच, पॉपुलर एंड हॉर्नबिल। इन सब की जरूरत नहीं, पहले स्टेटमेंट में ही इसका आंसर छुपा था। दिस कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन आर अंडर द परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्लीज ऑल राउंड द ईयर। ठीक है, ये है ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट जहाँ पर कि वेस्टर्लीज सालों भर रेनफॉल कराते रहती है। तो 11th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। और इसी वेस्टर्न मार्जिन पर अगर जो समर्स होता, समर्स ड्राई और विंटर्स अगर वेट होता, तो उस क्लाइमेट को क्या कहते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, अगर आप पास्ट के वीडियोज को फॉलो करें तो इन सब क्वेश्चंस को आप 100% देखते के साथ ही आंसर कर सकते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ऑल राइट, तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा था। इक्वेटोरियल वेजिटेशन कंप्राइजेज एवरग्रीन ट्रीज, बिल्कुल सही बात है, दैट यील्ड ट्रॉपिकल हार्डवुड। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल मतलब डेफिनेशनल स्टेटमेंट ही है। ठीक है, कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट में क्या होगा? एवरग्रीन ट्रीज पाई जाएगी। ठीक है, और वहाँ पर ट्रॉपिकल हार्डवुड पाया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। इन ट्रीज का आपको एग्जाम्पल लेकिन याद होना चाहिए जो ट्रॉपिकल हार्डवुड पाया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर पाया जाएगा महोगनी। ठीक है, इबोनी, ये सारे ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों। फिर देखिए, द इक्वेटोरियल रीजन्स आर जनरली डेंसली पॉपुलेटेड। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? जहाँ पर इतनी बड़ी जंगल पाई जा रही है वो डेंसली पॉपुलेटेड नहीं हो सकता। ठीक है, वहाँ पर रहेंगे ज़्यादातर ट्राइबल्स एंड एबोरिजिन्स। हाँ, अगर जंगल को क्लियर कर दिया जाए तो बाकी लोग वहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि जनरली लोग जो है दोस्तों उतने डीप जंगल में कैसे रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो डेंसली पॉपुलेटेड तो वो हो ही नहीं सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो 12th का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली।
देखिए यहाँ पर ट्रॉपिकल हार्डवुड पाया जाता है, जैसे महोगनी, एबोनी, ग्रीन हार्ट, कैबिनेट वुड्स एंड डाई वुड्स। ठीक है, उसके बाद स्मॉलर पाम ट्रीज भी पाया जाता है, और क्लाइंबिंग प्लांट्स लाइक लियानाज, रट्टन, पैरासिटिक प्लांट्स भी उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। विथ रेफरेंस टू सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं उनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है। दी अंडर ग्रोइंग क्लाइंबर्स प्रोवाइड एन एवरग्रीन कैरेक्टर टू दीज फॉरेस्ट। तो बिल्कुल सही बात है, जो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो बिल्कुल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की तरह नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पत्ते कभी कभी झड़ जाते हैं, लेकिन इन पत्तों के झड़ने पर भी क्या होता है, इसको बहुत सारे जो है ना क्लाइंबर्स ने इन पेड़ों को कवर किया हुआ रहता है। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ये पत्तों के झड़ने के केस में भी ये ग्रीन ग्रीन कलर के रहे बचे रह जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इवन दो अगर कुछ पत्ते झड़ गए तो ये जो क्लाइंबर्स है इनके ग्रीन होने की वजह से यहाँ पर आपको ग्रीननेस हमेशा देखने को मिलता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। बाकी सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून फॉरेस्ट। दोस्तों मॉनसून फॉरेस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट को नहीं कहते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को कहते हैं मॉनसून फॉरेस्ट। पहला तो करेक्ट है। दूसरा देखिए, इंडिया में ठीक है, इंडिया का मैप दोस्तों आपको 5 सेकंड में बनाने आना चाहिए। ठीक है, मैं तो ये पेन से बनाता तो उतना अच्छा नहीं बनता है, नॉर्मल पेन से बहुत अच्छा बन जाता है। तो 5 से 7 सेकंड में तो बन ही जाना चाहिए आपसे इंडिया का मैप, और पूरा वर्ल्ड मैप आपका लगभग 25 सेकेंड्स में बन जाना चाहिए। इतनी बार आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। एनीवेज, इंडिया में मैक्सिमम कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है ये बताइए। इंडिया में मैक्सिमम फॉरेस्ट पाया जाता है वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। और इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, इंडिया का क्लाइमेट है मानसून टाइप। तो मानसून फॉरेस्ट किसको बोलेंगे, तो मानसून फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेसिडुअस को बोलेंगे। ये इतना सिंपल कोरिलेशन तो आप याद रख ही सकते हैं कि इंडिया का क्लाइमेट है मानसून टाइप, और इंडिया में मैक्सिमम फॉरेस्ट जो पाया जाता है वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो मानसून टाइप फॉरेस्ट को ही मतलब सेम ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को ही बोलेंगे मानसून फॉरेस्ट। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। तो 13 का राइट आंसर हो गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। क्वेश्चन 14 देखते हैं दोस्तों। विथ रेफरेंस टू हिमालयन वेजिटेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हिमालयन वेजिटेशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स आपसे पूछे जा रहे हैं। द डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। बिल्कुल, देखिए पूरे इंडिया में डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो हिमालय के फुट हिल्स पे भी क्या पाए जाएंगे, डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा तब वैसे वैसे जो है फॉरेस्ट का नेचर जो है वो बदलते जाएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन फुट हिल्स पर तो डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए ही जाएंगे, क्योंकि पूरे इंडिया में ही डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया आपका करेक्ट। दूसरा देखिए, देवदार इज एन एंडेमिक स्पीसीज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ये जो कश्मीर वगैरह वगैरह का रीजन है ये क्या हो गया, वेस्टर्न। अगर ये पूरा हो गया हिमालय, यहाँ से यहाँ तक हिमालय हो गया, तो इधर वाला हो गया ईस्टर्न हिमालय, इधर वाला हो गया वेस्टर्न हिमालय, और इधर ही पाया जाता है देवदार। ठीक है, तो इधर ही देवदार पाया जाता है, तो ये हो गया देवदार हो गया वेस्टर्न हिमालय का इंडेमिक स्पीसीज। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो 14 का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रॉपिकल एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट है, दे आर फाउंड इन वेट एंड ह्यूमिड एरियाज विथ एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ ओवर 200 सेंटीमीटर। तो दोस्तों वैसे ये सही है, लेकिन वेट एंड ह्यूमिड एरियाज नहीं, यहाँ वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज होना जरूरी है। तो ट्रॉपिकल होने नेचर होने के लिए ह्यूमिडिटी के साथ साथ वार्म होना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए, देर इज ए स्पेसिफिक टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स एंड फ्लावरिंग। अगर ऐसा होता कि स्पेसिफिक टाइम पर उस फॉरेस्ट के सारे ट्रीज जो है अपने पत्तों को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसको फिर हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए। वेरी करेक्ट, आपके मन में डेसिडुअस फॉरेस्ट आ रहा है ना।
तो आप बिल्कुल सही हैं, अगर एक ही टाइम पर सारे पत्ते झड़ जाते हैं तो उसको डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। तो 2 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फिर थर्ड देखिए, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैव ए मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडुअस ट्रीज, बिल्कुल सही बात है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन और डेसिडुअस, इन दोनों के बीच की कैटेगरी है सेमी एवरग्रीन, ठीक है। तो इनके इसके पास सेमी एवरग्रीन के पास कुछ पेड़ तो जो होंगे, मतलब कुछ जो इसकी फ्लोरा होगी वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन के जैसी होगी और कुछ फ्लोरा इसकी डेसिडुअस के जैसी होगी। तो थर्ड इज टोटली करेक्ट। तो 15th का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 3 ओनली, ठीक है। देखिए मैंने इसमें से कोई भी चीज़ें याद नहीं रखी है, ठीक है, ये कई बार पढ़ लिया हूँ इसलिए बहुत सारी चीज़ें याद हो गई हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट ऐसे रट्टा मार टाइप से याद नहीं की हुई है, लेकिन देखिए कितनी प्लेन लॉजिक से क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्लांट्स सच एज तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, एक्सलवुड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन। तो देखिए दोस्तों जितने भी वेजिटेशन इंडिया में पाए जाते हैं उनका नाम लिख करके, उन वेजिटेशन का नाम, उनकी क्लाइमेट कंडीशन यानी कि टेम्परेचर कितना, रेनफॉल कितना, ठीक है, और उनकी फ्लोरा, जितनी भी फ्लोरा बुक में वो सब लिख दीजिए, ठीक है, सब लिख दीजिए। और क्या कीजिए, इसको ऐसे पढ़ते रहिए, मैं ये नहीं बोल रहा रट्टा मारिए, लेकिन इसको पढ़ते रहिए। मैं मुश्किल से बता रहा हूँ, अगर आप 4 टोटल रीडिंग लगा लेंगे इस चीज़ की तो आपको याद हो जाएगा कि तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर ये सब जो है आपका ड्राई डेसिडुअस का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सारा ड्राई डेसिडुअस का एग्जाम्पल। देखिए डेसिडुअस फॉरेस्ट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मोस्ट डेसिडुअस जिसमें रेनफॉल होता है 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और एक होता है ड्राई डेसिडुअस जिसमें होता है रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में। तो ये है आपका एग्जांपल ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस का। क्यों? क्योंकि देखिए मैं तो इसको सिंपल इसलिए याद रखा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें जो पाई जाती हैं झारखंड में रेनफॉल होता है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर हो गया तो झारखंड किसका एग्जाम्पल हो गया, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस का, ठीक है। और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस में सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तेंदुपत्ता, पलास, अमलतास, बेल, खैर, एक्सल, ये ऑल ऑफ देम आर फाउंड हियर, ठीक है। इसलिए मुझे ये और भी ज़्यादा याद है। तो 16th का राइट आंसर क्या हो गया, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। तो देख लीजिए, वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। Which of the following conditions has led to the establishment of plantations in equatorial region? ठीक है, तो इक्वेटोरियल रीजन में जो प्लांटेशंस होती है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। कि प्लांटेशंस वहाँ पर क्यों इतनी होती है, ठीक है। आपको पता है एक तो इसका रीज़न ये है कि कॉलोनियल हिस्ट्री इसकी रीज़न है, ठीक है। बट कॉलोनियल हिस्ट्री के अलावा कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस भी तो होने चाहिए ना, सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, तभी तो वो प्लांटेशंस पॉसिबल हो पाया होगा। तो देखते हैं हम लोग। तो पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, फेवरेबल हॉट एंड वेट क्लाइमेट। हाँ बिल्कुल, जो जितने भी आपके प्लांटेशन वर्क हैं जैसे कि टी, कॉफ़ी, इन सब के लिए हम लोग को चाहिए हॉट एंड वेट क्लाइमेट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। फिर सेकंड देखिए, न्यूट्रिएंट रिच ट्रॉपिकल सॉइल्स। देखिए ट्रॉपिकल सॉइल्स न्यूट्रिएंट रिच होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए वहाँ पर पत्ते तो खूब गिरते हैं, उन पत्तों के डिकम्पोजिशन से अच्छा रिच सॉइल बन तो सकता है, लेकिन जब तक वो रिच सॉइल बनेगा तब तक इतनी तेज बारिश होती है, डेली होती है वहाँ पर टोरेंशियल रेन जिसको बोलते हैं मूसलाधार बारिश। मूसलाधार बारिश में सॉइल की टॉप लेयर एकदम बहा ली जाती है, ठीक है। हिंदी में तो नहीं, इसको भोजपुरी में बोलते हैं छपनो कोट बरसता, मतलब कि बहुत तेज बारिश हो रही है, ठीक है, टोरेंशियल रेन्स हो रही है। तो टोरेंशियल रेन्स के कंडीशन में न्यूट्रिएंट रिच ट्रॉपिकल सॉइल्स हम लोग को नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर देखिए थर्ड स्टेटमेंट है हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो ये पहले स्टेटमेंट को ही रीस्टेट किया गया है, फेवरेबल हॉट एंड वेट क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल, दे आर नॉट डिफरेंट, बोथ स्टेटमेंट्स आर सेम ओनली। फिर देखिए लेस प्रॉब्लम ऑफ ट्री डिजीजेज। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, जो इक्वेटोरियल कंडीशन है यानी हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में
डिजीजेज खूब फैल सकती हैं, ठीक है, और फैलती भी हैं, हालांकि उनका इलाज किया जाता है, फिर दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ट्री डिजीज की प्रॉब्लम्स वहाँ पर लेस नहीं है, इनफैक्ट ज़्यादा ही है, तो फोर्थ इज इनकरेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका स्टेटमेंट नंबर 1 और 3, 17th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो देख लीजिए। आई क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। दीज थिक फॉरेस्ट्स अकर इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। अब यहीं से आप आंसर तक धीरे धीरे पहुंचना शुरू कर दिए होंगे, ठीक है, या फिर आप पहुंच भी गए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये जब थिक फॉरेस्ट है और ये इक्वेटर के नज़दीक हो रहा है तो ये क्या टेम्परेट होगा, नहीं होगा। फिर ये देखिए ये मेडिटेरेनियन होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है। फिर देखिए अब ये ट्रॉपिकल हो सकता है, ठीक है, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन एकदम क्लोज टू द ट्रॉपिक्स है, ठीक है। द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनेट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन डे टाइम। दोस्तों यानी ये बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है, ठीक है, यानी दिन के समय में भी ये पेड़ों के नीचे जो है सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, इतना ज़्यादा ये घना जंगल है। तो ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस का एग्जाम्पल नहीं सकता है, क्योंकि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट भी घने जंगल होते हैं, बट इतने घने नहीं होते कि सूर्य का प्रकाश दिन के समय में भी ग्राउंड तक ना पहुंच पाए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का, जो कि बहुत ही ज़्यादा घने जंगल होते हैं, और ये इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन में आपके पाए जाते हैं। तो 18th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेड सॉइल्स ऑफ इंडिया आर करेक्ट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा एबंडेंस के मामले में सबसे पहले एलुवियल सॉइल, फिर है रेड एंड येलो सॉइल्स, फिर है ब्लैक सॉइल, फिर है लेटराइट सॉइल, और फिर है कुछ माइनर सॉइल्स, ठीक है, उनको हटा दीजिए। रेड एंड येलो सॉइल्स की सारे न्यूट्रिएंट्स क्या हो चुके हैं, लीच आउट हो चुके हैं, बस बचा क्या है इसमें, आयरन एंड पोटास, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल्स में उगाया जाता है क्या, कैजू नट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी 19th का अब देखते हैं हम लोग। पहला देखिए, दे आर जनरली पुअर इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, बिल्कुल सही बात है, दे आर जनरली पुअर इन एवरी न्यूट्रिएंट एक्सेप्ट आयरन एंड पोटास, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर देखिए, दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ एंशियंट क्रिस्टलाइन ग्रेनाइटिक रॉक्स, बिल्कुल वहाँ पर ग्रेनाइटिक रॉक्स ही पाए जाते हैं, और ग्रेनाइटिक रॉक्स के वेदरिंग और इरोजन से ही ये रेड एंड येलो सॉइल का फॉर्मेशन होता है। फिर ठीक है, थर्ड देखिए, राइस एंड पल्सेस कैन बी ग्रोन ऑन दीज सॉइल्स एंड कॉटन कैन नॉट बी ग्रोन ऑन दीज सॉइल्स। देखिए दोस्तों, रेड एंड येलो सॉइल्स होते तो काफ़ी न्यूट्रिएंट पुअर है, बट फर्टिलाइजर्स वगैरह दे करके, क्योंकि बारिश तो हो ही रही है वहाँ पर ठीक ठाक, तो फर्टिलाइजर्स वगैरह दे करके वहाँ पर उगाया सारा कुछ ही जा सकता है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फिर देखिए, दे ऑक्यूपाई रफली 40% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, गलत, 40% ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑक्यूपाई करती है अलुवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल लगभग 20% ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। तो फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो 19th का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। आइए दोस्तों, क्वेश्चन 20th देखते हैं। यहाँ कुछ स्टेट्स का नाम दिया, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, और पूछा जा रहा है कि वेयर विल यू नेचुरली फाइंड थॉर्नी स्क्रब फॉरेस्ट्स, ठीक है। तो थॉर्नी स्क्रब फॉरेस्ट हम लोग को चाहिए, तो डेजर्ट लाइक कंडीशन हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो इंडिया में डेजर्ट लाइक कंडीशन लगभग मैप में 2 जगह देखने के लिए मिलेंगे, आप अगर इस तरह से इंडिया का मैप बना लो, ठीक है, ये इंडिया का मैप बन गया आपका। तो यहाँ पर आपको डेजर्ट लाइक कंडीशन इधर देखने के लिए मिलेंगे, इस रीजन में। तो इस रीजन में जो डेजर्ट बनता है उसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट डेजर्ट, ठीक है। और दूसरा डेजर्ट लाइक कंडीशन दोस्तों यहाँ पर भी बनता है, ये तेलंगाना आंध्रा के पास में। क्यों, क्योंकि देखिए ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट्स, तो इधर से जो अरेबियन सी ये साउथ वेस्टर्न मानसून वेव्स आई वो इधर बारिश करा दी, इधर नहीं कराई।
फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून विंड्स आती हैं वो आपके इधर तमिलनाडु में बारिश कराती है, लेकिन वो भी इस रीजन को दोस्तों बहुत कम बारिश मिलती है। ठीक है, ये वाला रीजन जो है इसको बोलते हैं, यहाँ पर कम बारिश होती है रेन शैडो इफेक्ट के कारण, रेन शैडो इफेक्ट के कारण। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बारिश यहाँ पर भी नहीं होती, यहाँ पर भी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इन सभी जगह पर आपको डेजर्ट लाइक कंडीशन मिलेंगे, इसीलिए यहाँ पर आपको थॉर्नी स्क्रब फॉरेस्ट मिलेंगे। तो अब देखिए हरियाणा, हरियाणा इधर कहीं आ जाएगा ना, हरियाणा। ठीक है, राजस्थान तो ये पूरा राजस्थान ही है। गुजरात थोड़ा सा इधर गुजरात आ गया। आंध्र प्रदेश, क्या थोड़ा सा यहाँ आंध्र प्रदेश नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिलेगा। तो थॉर्नी स्क्रब टाइप फॉरेस्ट इन चारों ही स्टेट्स में आपके पाए जाएंगे दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा 20th का? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। देखिए यही चीज बोला जा रहा है यहाँ पर भी, जो ऐसे रीजन में आपको किस टाइप के फ्लोरा मिलती है? स्पाइनी फ्लोरा, कांटेदार। ठीक है, जेरोफाइटिक स्क्रब्स एंड ड्राई ग्रासलैंड। ठीक है, एकासियाज, यूफोर्बियास, ये सारे जो है ना, अब जहाँ वेजिटेशन लिखिएगा वहीं पर इन सभी का नाम लिख लीजिएगा दोस्तों। कई बार सीधे ये सब नाम दे करके पूछेगा कि किस वेजिटेशन की बात की जा रही है। ठीक है, और अगर आपका ऐसा एकदम शॉर्ट एंड इम्पैक्टफुल नोट्स आपने बना रखा होगा, बहुत हेल्पफुल होगा क्वेश्चन तक आंसर डायरेक्ट करने में। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। Dolomite powder is sometimes applied in agricultural lands. The purpose of applying it is to, तो डोलोमाइट पाउडर का काम क्या होता है? तो डोलोमाइट पाउडर का काम क्या होता है उससे पहले आप ये जान जाओ कि डोलोमाइट आपने कहाँ सुना है। डोलोमाइट आपने सुना होगा कार्स्ट टोपोग्राफी में, कि जो कास्ट टोपोग्राफी होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट और डोलोमाइट वगैरह से मिलकर के बनी होती है। तो डोलोमाइट भी आपकी मिक्सचर हो गई कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स की, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स की। तो ये क्या है? मेटल है। ठीक है, तो मेटल जो है दोस्तों वो क्या करता है? देखिए मेटल और नॉन मेटल, नॉन मेटल जब भी वो उसका ऑक्साइड बनाएंगे या हाइड्रोक्साइड कुछ भी बनाने की कोशिश करेंगे उसका, तो वो एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा, एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा। मेटल जो है वो बेसिक नेचर को बढ़ाएगा। ठीक है, बेसिक नेचर को बढ़ाएगा। अगर हम लोग पीएच स्केल लें तो 0 पर हो, यहाँ 7 पर होती है न्यूट्रल पीएच, 7 से नीचे होती है एसिडिक पीएच, और 7 के ऊपर यानी 0 से 7 तक होती है एसिडिक पीएच, और 7 से 14 तक होती है बेसिक पीएच। इसीलिए आपको बेसिक साइंसेस भी जो है 6 से 10 तक एक बार पढ़ना जरूरी है। ठीक है, एनीवेज तो 7 to 14 होती है आपकी बेसिक पीएच, और जो मेटल है वो क्या करेगा? बेसिक नेचर करेगा। ठीक है, यानी ये पीएच को 7 मतलब बढ़ाने की कोशिश करेगा, 7 से ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो डोलोमाइट पाउडर जो है वो क्या है? वो मेटल है, उसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। तो वो पीएच को क्या घटाएगा? नहीं घटाएगा, वो क्या करेगा? पीएच को बढ़ाएगा। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कि डोलोमाइट पाउडर किस लिए यूज किया जाता है? तो पीएच को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अभी ये देखिए कुछ कुछ जो आपके वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कि टोमेटो। वैसे शेल्डन कूपर को अगर आप जानते होंगे, ठीक है, तो वो डिसएग्री करेंगे इस बात से कि टोमेटो एक प्लांट है, वो कहेंगे कि टोमेटो एक वेजिटेबल, वो कहेंगे कि टोमेटो एक फ्रूट है। बट ये जो भी हो, इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत पाई जाती है। तो जब भी टोमेटो की खेती करनी हो हम लोगों को, तो उस वहाँ खेत में थोड़ा सा डोलोमाइट पाउडर छिड़क देना चाहिए, ताकि टोमेटो बहुत अच्छा, मतलब अच्छा मोटा मोटा टमाटर आपको मिले। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, किसी को अगर स्टोन होता है, किडनी स्टोन, तो डॉक्टर्स इस टाइप के वेजिटेबल्स खाने से मना करते हैं जिसके सीड्स में क्या हो सकता है? कैल्शियम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यही कैल्शियम अंदर किडनी में जमा हो करके क्या बनाती है? स्टोन्स फॉर्म करती है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप क्या करते जाइए? रिलेट करते जाइए दोस्तों। ठीक है, सब चीज़ों को रिलेट करते जाइए। तो डोलोमाइट पाउडर क्या है? वो मेटालिक एक कंपाउंड है, तो वो क्या करेगा? पीएच को बढ़ाएगा।
पीएच को बढ़ाएगा। लेकिन अगर मुझे ऐसी कोई खेती करनी है जहाँ जहाँ कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत है तो उसका यूज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन ऐसे किसी फल को या ऐसे किसी सब्जी को खाना नहीं है, कब नहीं खाना है, जबकि हमें किस चीज़ की प्रॉब्लम, किडनी स्टोन इत्यादि की प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स, यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है इन विच ऑफ द एबव नेशनल पार्क्स विल यू फाइंड एबोनी एंड महोगनी ट्रीज नेचुरली। तो एक बात तो फिक्स है कि एबोनी और महोगनी है किस टाइप की ट्रीज की वैरायटी, तो ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन की वैरायटी। ठीक है, ये ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन की वैरायटी है, तो जहां पर भी ये पाई जाएगी वहां पर रेनफॉल खूब सारा होना चाहिए। ठीक है, और टेम्परेचर भी ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक है, तो ये इतना हम लोगों ने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। तो अब देखिए, कैम्बेल बे नेक्स्ट नेशनल पार्क कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। बिल्कुल खूब सारी बारिश यहाँ पर आपको मिलेगी। फिर देखिए, जो डांडेली आंसी नेशनल पार्क है, डांडेली आंसी नेशनल पार्क भी वेस्टर्न घाट की वेस्टर्न मार्जिन पर है कर्नाटका में। ये सही है। ये देखिए, बार बार मैं आपको मैप बना बना कर दिखा रहा हूँ, कई बार मैप अच्छा नहीं बन रहा है तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, खैर, तो ये है आपका वेस्टर्न घाट और इसके वेस्टर्न मार्जिन पर, ये ऐसे इधर भी है वेस्टर्न घाट, इधर भी है, तो इसके वेस्टर्न मार्जिन पर खूब सारी बारिश होती है। ऐसे ही कर्नाटका जो है इधर एग्जिस्ट करता है और यहाँ पर है डांडेली आंसी नेशनल पार्क। ठीक है, डांडेली आंसी नेशनल पार्क। एक वीडियो में मैं प्रीलिम्स के पहले पहले एक पूरा नेशनल पार्क और उसकी जोग्राफिकल लोकेशन आपको बता दूंगा, तो आपको उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर भी खूब सारी बारिश होगी दोस्तों। तो ये तो आपको पता चल गया कि इन दोनों जगह पर तो आपको इबोनी और महोगनी पाए जाएंगे। फिर देखिए, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क स्पेशली राजस्थान में है। अब राजस्थान वाले में आपको कहाँ इतनी बारिश और कुछ भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, फिर आपका जो गूगामल नेशनल पार्क है वो भी इस, देखिए वो भी राजस्थान में तो नहीं है, लेकिन ये है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में देखिए दो रीजन है, जैसे कि इस वेस्टर्न घाट के वेस्ट पार्ट में जो महाराष्ट्र है, ठीक है, जैसे कि मुंबई, यहाँ तो बारिश खूब होगी, लेकिन वेस्टर्न पार्ट घाट के ईस्ट में भी थोड़ा सा महाराष्ट्र है। ठीक है, वहाँ पर उतनी बारिश नहीं होगी, जैसे विदर्भा वाला रीजन है। तो गूगामल नेशनल पार्क ऐसे ही थोड़े ड्राई महाराष्ट्र वाले रीजन में है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर बारिश बहुत कम देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर भी आपका इबोनी और महोगनी नेशनल पार्क ये सब देखने के लिए नहीं मिलेगा। इबोनी और महोगनी ट्रीज ये सब देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज बेस्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर चेकिंग सॉइल इरोजन ऑन कोस्टल एंड एरिड एरियाज। ठीक है, तो कोस्टल और एरिड रीजन्स में हम लोग सॉइल इरोजन को रोकने के लिए क्या करते हैं, हम लोग शेल्टर बेल्ट्स लगाते हैं, यानी खूब सारे ट्रीज उगा देते हैं। इसी से रिलेटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम भी लाया है, मिष्टी। मिष्टी स्कीम के अंदर क्या होता है, मैनग्रोव की प्लांटेशन करते हैं हम लोग शेल्टर बेल्ट्स पर, मतलब समुद्र के किनारे किनारे, और उसी को हम लोग बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है, जैसे खूब सारा तेज हवा आ रही है तो इतने सारे पेड़ जो रहेंगे वो क्या करेंगे, उस हवा को रोकेंगे। खूब तेजी से पानी आ रहा है, सुनामी आ रहा है, साइक्लोनिक रेनफॉल हो रहा है, तो भी क्या करेंगे, ये मैनग्रोव फॉरेस्ट उसको वहाँ से सॉइल इरोजन को थोड़ा स्लो डाउन कर देंगे। ठीक है, तो ये है 23 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शेल्टर बेल्ट्स आर यूज्ड फॉर चेकिंग सॉइल इरोजन ऑन कोस्टल एंड एरिड एरियाज। तो 23 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों हम लोग। विथ रेफरेंस टू ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात की जा रही है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द ट्री शेड लीव्स देयर लीव्स एनुअली ड्यूरिंग द ऑटम सीजन। दोस्तों ऑटम सीजन में ट्रीज अपने लीव्स शेड नहीं करते हैं, ट्रीज अपने लीव्स शेड करते हैं स्प्रिंग सीजन में, यानी ठंडी के कुछ दिनों बाद, मतलब राइट आफ्टर विंटर एंड बिफोर समर। यहाँ पर होता है स्प्रिंग। विंटर सीजन में मॉइस्चर एकदम कम हो चुका होता है। समर सीजन में जब टेम्परेचर हाई होता है, उसी कंडीशन में बारिश भी अभी नहीं आई होती है। इस कंडीशन में जो ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं वो अपनी पत्तों को वो लोग छोड़ देते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया आपका इनकरेक्ट। फिर सेकेंड स्टेटमेंट आप देखिए, इन इंडिया द टोटल एरिया कवर्ड बाई दिस फॉरेस्ट इज मच मोर देन द एरिया कवर्ड बाई लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट। बिल्कुल सही बात है, इंडिया है ही डोमिनेंटली एक डेसिडुअस फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है दोस्तों इंडिया, ठीक है। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट इंडिया में क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, लगभग देखिए ट्रॉपिक जो मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं ये है लगभग 20% ऑफ लैंड में, ठीक है। और इसके अलावा जो ड्राई डेसिडुअस हैं वो है 40% लैंड में। तो टोटल डेसिडुअस कितने हो गए आपके, 40 + 20 60, तो यही हो गए, ठीक है। इसके अलावा सेमी एवरग्रीन एंड, ठीक है, थॉर्नी फॉरेस्ट और तरह तरह के और भी फॉरेस्ट हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बाकी कोई भी फॉरेस्ट होगा वो ट्रॉपिक मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट के तुलना में काफ़ी कम ही मात्रा में होगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। थर्ड देखिए, इन इंडिया बोथ साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून इन्फ्लुएंस देयर ग्रोथ। किसका ग्रोथ, ये ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट का ग्रोथ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर वो मॉइस्ट डेसिडुअस है तो रेनफॉल वहाँ पर ज़्यादा है, तो रेनफॉल वहाँ पर ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं ये दोनों से ही रेनफॉल रिसीव करता होगा, तभी तो वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट थर्ड वाला करेक्ट हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों आपका 24th का ऑप्शन नंबर सी, 2 and 3 ओनली। देखिए 25th क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप हैज द हाईएस्ट कार्बन स्टॉक पर हेक्टेयर इन इंडिया, ठीक है। नेट कार्बन स्टॉक नहीं पूछ रहा है, यानी कि टोटल एरिया मिला करके सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक तो किस में हो गया, वो हो जाएगा आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट में, क्योंकि ये 40% एरिया यही कवर कर रहा है। तो 48% एरिया ये कवर कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक किसमें पाया जाएगा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस में, ठीक है। और इसके अलावा इसके बाद फिर किस में पाया जाएगा, वेट मतलब मॉइस्ट डेसिडुअस में, क्योंकि वो भी 20% ऑफ द एरिया कवर कर रहा है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कार्बन स्टॉक पर हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर अगर जमीन ले लें ड्राई डेसिडुअस का, और 1 हेक्टेयर जमीन ले लें टेम्परेट फॉरेस्ट का, 1 हेक्टेयर जमीन ले लें थॉर्न फॉरेस्ट का, 1 हेक्टेयर जमीन ले लें वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का, तो सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक किस में पाया जाएगा, तो इन दैट केस सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक पाया जाएगा दोस्तों हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट में, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट में। तो 25th का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। क्योंकि इसमें कुछ ऐसी स्पीसीज होती है, जैसे दोस्तों होता है पाइन, तो इसके फल वगैरह भी देखेंगे ना, पाइन कोन आप देखेंगे अगर हिमालय या उस रीजन में आप जाएंगे तो आपको देखने से बहुत अच्छा लगेगा। वो पाइन कोन हम लोग कलेक्ट भी करते थे जब जाते थे, इस टाइप का रहता है, ऐसे बहुत सारे ऐसे 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 निकले रहते हैं, ठीक है। ये पूरा वुडी होता है, मतलब लकड़ी की तरह होता है, तो ये पूरा एक तरीके से क्या कर रहा है, कार्बन को स्टॉक कर रहा है ना, कार्बन को स्टॉक कर रहा है। तो एनीवेज, तो हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट में आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक पर हेक्टेयर, ठीक है। तो 25th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, सम ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया हैव बोथ ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। अब ये पूछ रहा है स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है, तो हम लोग को ये देखना होगा कि कोई ऐसा स्टेट का एग्जांपल हम लोग ढूंढ पा रहे हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी हो और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस भी हो। तो बिल्कुल ढूंढ सकते हैं हम लोग, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं। यहाँ देखिए मैप यहाँ पे एक बार बना ही लेते हैं।
ठीक है, अब ये हो गया वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के इधर जो महाराष्ट्र है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन मिलेगा। ठीक है, और वेस्टर्न घाट के इधर जो महाराष्ट्र है, उधर आपको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सेकेंड देखिए, सम ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया है बोथ ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो फिर हम लोग को इसका एग्जांपल देखना होगा कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है और मैनग्रोव फॉरेस्ट भी है। तो क्या इसका एग्जांपल केरला नहीं हो जाएगा? केरला कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पर आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, और वेस्टर्न घाट के इधर वाले केरला में, यानी वेस्टर्न घाट के वेस्ट वाले केरला में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये भी सही है। इसी तरह से वेस्ट बंगाल का भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल में भी जो दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, ये सब वाले रीजन है, उसमें खूब बारिश होती है, तो वहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको मिल सकता है। प्लस जो कोस्टल वेस्ट बंगाल है, तो वहाँ पर आपको सुंदरबन पता है कि बहुत बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है, तो वो भी सही है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। फिर थर्ड स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, सम ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया है बोथ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड अल्पाइन वेजिटेशन। ठीक है, यानी हम लोग को चाहिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी चाहिए और अल्पाइन वेजिटेशन भी चाहिए। तो अल्पाइन वेजिटेशन क्या हो गया आपका, जो थोड़े हाइट पर जाने से जो कोल्ड एरियाज में जो वेजिटेशन मिलता है वो हम लोग को मिल जाए। ठीक है, तो इस टाइप के रीजन हो जाएंगे दोस्तों आपके। उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड के हिल एरिया में, यानी कि जो वैली एरियाज हैं, वैली एरियाज में आपको मिल जाएंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप फॉरेस्ट। और जैसे जैसे उसके पहाड़ पर ऊपर जाएंगे तो हम लोग को एल्पाइन टाइप के फॉरेस्ट मिल जाएंगे। तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। फिर देखिए, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज एटलीस्ट सम जोग्राफिकल एरिया अंडर स्क्रब फॉरेस्ट। देखिए, ये स्टेटमेंट अपने आप में बोल रहा है कि मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। ठीक है, हर एक स्टेट ऐसा कैसे हो सकता है जहाँ पर कि स्क्रब फॉरेस्ट आपका पाया ही पाया जाए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 3 ओनली। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेटराइट सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो लेटराइट सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लेटराइट सॉइल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिक सॉइल बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, खूब सारी बारिश होती है, टोरेंशियल रेन, और खूब टेम्परेचर भी हाई रहता है। यहाँ पर उगाते हैं काजू। ठीक है, और ये आपका किधर पाया जाएगा, काजू से आपको याद आ गया होगा गोवा फेनी, उस वाले रीजन में ही पाया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, लेटराइट सॉइल्स आर जनरली रेड इन कलर। हाँ बिल्कुल सही बात है, जनरली ये रेड ही कलर के होते हैं, क्योंकि ब्रिक सॉइल्स भी इसको बोलते हैं। फिर दूसरा देखिए, लेटराइट सॉइल्स आर पुअर इन नाइट्रोजन एंड पोटास। देखिए, नाइट्रोजन में तो ये पुअर होते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है 2-3 बार कि लेटराइट सॉइल्स में दो ही चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, एक तो आयरन और दूसरा पोटास। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। दे आर पुअर इन नाइट्रोजन बट दे आर नॉट पुअर इन पोटास। पोटास और आयरन छोड़ा के सब कुछ लीच आउट हो जाता है लेटराइट सॉइल्स में से। फिर थर्ड स्टेटमेंट देखिए, लेटराइट सॉइल्स आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी। देखिए, राजस्थान एंड यूपी में क्या उस तरह की कंडीशंस है कि खूब मतलब हैवी रेनफॉल। तो राजस्थान में कहाँ हैवी रेनफॉल हो रहा है, हो ही नहीं रहा है। ठीक है, और प्लस हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर तो है, बट हाई टेम्परेचर अलॉन्ग विथ हैवी रेनफॉल ये रिक्वायर्ड है लेटराइट सॉइल्स के लिए। तो थर्ड स्टेटमेंट तो आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फिर देखिए, दे आर एक्सीलेंट फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। उनको बोला ही जाता है ब्रिक सॉइल। ठीक है, क्योंकि उनसे ईंटें बनाई जा सकती हैं। तो दे आर एक्चुअली गुड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। तो फोर्थ इज करेक्ट। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 4 ओनली। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये सेशन भी फिनिश होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है और आप यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड हेल्प चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप CSC विथ आनंद मोहन को ज्वाइन कर लीजिए और इस सीरीज़ का मैक्सिमम लाभ उठाइए दोस्तों। मेरी बस एक ही तमन्ना है, कोई पैसे रुपए किसी टाइप के बेनिफिट की मेरी तमन्ना नहीं है। बस एक ही चीज़ चाहता हूँ कि इस सीरीज़ से मैक्सिमम लोग कुछ बेनिफिट ले पाएँ।
क्योंकि मेरा ये फर्म बिलीव है कि अगर इस पूरे सीरीज को अगर आप यूटिलाइज करते हैं तो आपके प्रीलिम्स निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।